ओम सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि वंदन, सभी मुख्य केंद्रीय प्रभारी उन सभी को हृदय वंदन। मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय वंदन, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी, आदरणीय संतोष जी, हरे पूरी टीम उन सभी को हृदय वंदन, आदरणीय शरद जी, आदरणीय पांडे जी, इंदर जी, प्रभाकर जी और आप सभी को हृदय वंदन करते हुए अपना योगाभ्यास शुरू करें। तो कपालभाति कर रहे हैं तो थोड़ा कपालभाति जारी रखो। अलग अलग मुद्रा लगानी है। ये कौन सी है? समान वायु मुद्रा। समान वायु कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो पाचन तंत्र के लिए समान वायु मुद्रा। फिर ये कौन सी है? उदान वायु मुद्रा। उदान वायु कहाँ काम करता है? यहाँ पर काम करता है, उदान वायु मुद्रा, है ना। फिर व्यान वायु मुद्रा दिख रहा है? व्यान वायु मुद्रा, पहले अंगूठे के साथ 2 उंगली, व्यान वायु मुद्रा। व्यान वायु क्या काम कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन, पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन, व्यान वायु मुद्रा। फिर अपान वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा। और ये कौन सी? प्राण वायु मुद्रा। तो ये अलग अलग मुद्रा लगाकर हमारे शरीर में जो कार्य प्राण द्वारा चल रहा है उसे प्राण को सबल भी बनाना है और बैलेंस भी बनाना है। सबल भी होना चाहिए और बैलेंस भी होना चाहिए। उसके लिए हम योग साधना करते समय, कपालभाति करते समय हम अलग अलग मुद्रा लगा सकते हैं, अलग अलग पॉइंट भी दबा सकते हैं। ये कौन सा पॉइंट है? थायराइड का पॉइंट है। सबको पता होना चाहिए, अभी नज़दीक आया ना, वो पूरा हो रहा है। तो ये थायराइड का पॉइंट है। ये हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करता है अपने शरीर में, हार्मोनल बैलेंस। ये थायराइड का ये कार्य है कि पूरे शरीर में हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करना है। अगर हार्मोन्स कम है तो उसको बढ़ाना कैसे, ज़्यादा है तो उनको कंट्रोल कैसे करना है, वो पूरा कार्य हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करने का काम ये थायराइड का है। तो इसलिए ये थायराइड का पॉइंट दबा सकते हैं यहाँ पर। और कपालभाति करते समय एक मन में सकारात्मक चिंतन रखना है। प्रभु कृपा से मेरे लंग्स की शुद्धि हो रही है, मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है। हम नाक से हवा बाहर फेंक रहे हैं तो 7 करोड़ 20 लाख वायु कोशों से, जो कोशों के अंदर जो कार्बन भरा पड़ा है वो कार्बन बाहर निकल रहा है। जब हम सांस बाहर फेंक रहे हैं तो कार्बन बाहर निकल रहा है, तो लंग्स की भी शुद्धि हो रही है। और पेट अंदर स्ट्रोक ले रहा है तो पेट के सभी अंगों, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इन सभी अंगों का व्यायाम हो रहा है, अंकुंचन प्रसरण हो रहा है। तो उनके अंदर भी जो अनवांटेड चीज जो डाइजेस्टिबल नहीं है वो अटक कर जाम हो गई है। तो अंकुंचन प्रसरण होने के कारण वो जो अनवांटेड चीजें जो डाइजेस्टिबल नहीं है वो प्रत्येक अंग के अंदर जाम हो चुकी है, वो सब कार्बन रूप में जमा हो जाए, वो निकल जाएगी और धीरे धीरे अपने पेट के सभी अंगों की शुद्धि होगी। सहजता से व्यायाम हो रहा है। तो यही चिंतन मन में होना चाहिए, प्रभु कृपा से मेरे लंग्स की शुद्धि हो रही है, 7 करोड़ 20 लाख वायु कोशियों की शुद्धि हो रही है, मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इन सब का व्यायाम हो रहा है बड़ी सहजता से, बड़ी सुंदरता से। अपना पैनक्रियाज कौन से साइड में है?
लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट हाथ में यहाँ पर पैनक्रियाज का पॉइंट दबाना है कपालभाति करते समय, केवल लेफ्ट हाथ में। यहाँ पर दिख रहा है सबको? हाँ, जहाँ जिसको समस्या है वहाँ पेनिंग होगा। जहाँ पर भी अगर डायबिटीज़ की समस्या है तो यहाँ पर दबाते समय पेनिंग होगा, और यहाँ इसीलिए दबाना है कपालभाति करते समय। ऐसे हाथ नीचे ही रखना है। हाँ, नहीं तो ऐसे करते रहेंगे घर में। ऐसे नीचे रखना है। हाथ लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट हाथ में वहीं पर, यहाँ पर ऊपर की तरफ, यहाँ पर हार्ट का पॉइंट दबाना है। अपना मुख्य उद्देश्य ये है, पेट को ठीक करना है। तो पेट को ठीक करने के लिए सबसे आसान क्रिया है कपालभाति। और जिनका पेट बड़ा है उन्होंने क्या करना है? जिनका पेट बड़ा है वो कपालभाति नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्या करना है? मरकट आसन ज़्यादा करना है। धीरे धीरे बढ़ाकर 100 तक, मतलब लेकिन धीरे धीरे बढ़ाना है, एकदम से बढ़ाना नहीं है। एकदम एक पहले दिन से 100 बार नहीं करना है, धीरे धीरे करना है, तो भी पेट खाली हो जाता है। मेरे पास तो ऐसे सैकड़ों हजारों उदाहरण है कि जिनका पेट खाली हो गया। इतना बड़ा सा पेट था, अभी पेट नहीं है। तो ये मरकट आसन से पूरा पेट खाली हो जाता है, लेकिन करना पड़ेगा। 5-10-15 बार करने से नहीं होगा। लीवर कौन से साइड में है? राइट साइड में। तो केवल राइट हाथ में यहाँ पर लीवर का पॉइंट। निकालना है लीवर का पॉइंट। आंखों के लिए यहाँ पर ये 2 उंगली जो पहले है वहां पर, यहाँ पर दोनों हाथों में आंखों के लिए। कपालभाति करते समय ये दोहरी लाभ हम ले सकते हैं, दोहरी लाभ ले सकते हैं। दोनों हाथों में आंखों का पॉइंट। और कान की समस्या है सुनने की, तो ये लास्ट वाली 2 उंगली के यहाँ कोने पर, यहाँ पर दोनों हाथों में कान के लिए। लेकिन पॉइंट दबाते दबाते कपालभाति बंद हो जाता है किसी कपालभाति मेन है, ये सबऑर्डिनेट है। साइनस का प्रॉब्लम है तो हर एक सभी उंगलियों के टॉप पर दबाना है। और दांत मसूड़ों का समस्या है, दांत मसूड़ों की समस्या है तो ऐसे। और सब पॉइंट के बाद कौन सा दबाना है? किडनी का पॉइंट तल हाथ में, क्योंकि
जब हम ये एक्यूप्रेशर करते हैं तो कार्बन वहाँ से निकल जाता है और आखिर में सभी पॉइंट से कार्बन जो निकला वो कहाँ जाएगा, किडनी में जाएगा। तो इसलिए आखिर में किडनी का पॉइंट दबाना है, दोनों तलहाथ के बीच में। अपने शरीर में पाचन ठीक होना सबसे प्रमुख जरूरत है। पाचन जैसे ठीक होगा खून बढ़ेगा, और खून बढ़ेगा तो रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। जो हीमोग्लोबिन अपने शरीर में ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करेगा। कहाँ से ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब किया जाता है? ऑक्सीजन दो जगह से एब्सॉर्ब किया जाता है। नाक से हम हवा ले रहे हैं तो लंग्स में जा रही है, तो लंग्स से भी ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब कौन कर रहा है? हीमोग्लोबिन। और कहाँ से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करता है? स्किन से। पूरे स्किन से पसीना आता है, पसीना आता है कि नहीं? तो छिद्र है तो वहाँ से भी वायु एंटर होता है, तो उसमें से भी ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करने का काम हीमोग्लोबिन करता है। ये पूरा हीमोग्लोबिन लेकर, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर कहा जाएगा 37 ट्रिलियन सेल्स में कहा जाएगा। अपने शरीर, पूरा जो शरीर बनाए वो पूरा शरीर का जो वेट है, अब मेरा 65 वेट है, तो ये 65 kg वेट 37 ट्रिलियन सेल्स का है। मतलब पूरी बॉडी माइक्रो लेवल के सेल्स से बनी है। एक बाल के अंदर भी करोड़ों सेल्स है, एक बाल करोड़ों सेल्स से बना है, माइक्रो लेवल की सेल्स है। ये इतनी माइक्रो लेवल की सेल्स है कि अगर वो खुली कर जाए तो हम आंखों से देख नहीं पाते हैं, हम देख नहीं पाते। इतनी माइक्रो लेवल की सेल है। प्रभु की कृपा कितनी है, ऐसी जो हम आंखों से देख नहीं सकते, ऐसी माइक्रो लेवल की सेल के अंदर एक समय में लाखों करोड़ों कार्य चल रहे हैं, लाखों करोड़ों कार्य चल रहे हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं दे रही। माइक्रो लेवल की सेल है। तो ये एक 37 ट्रिलियन सेल तक ऑक्सीजन कौन लेके जा रहा है? जोर से आवाज आना चाहिए, अभी पूरा होते आया कोर्स। यही इंपॉर्टेंट है ना। अपने शरीर में पाचन, शोषण, विसर्जन और ब्लड सर्कुलेशन सही करने के लिए हमें प्राइम रिक्वायरमेंट कौन सी है? ऑक्सीजन, प्राण शक्ति। उसे कौन लेके जा रहा है? हीमोग्लोबिन। ये हमें ध्यान में होना चाहिए, हीमोग्लोबिन ही हमारा बराबर होना चाहिए। हीमोग्लोबिन 14 और 16 होना चाहिए। महिलाओं के लिए 14, पुरुषों के लिए 16 होना चाहिए। अगर ये हीमोग्लोबिन सही है तो हमारे शरीर की एक एक सेल तक ऑक्सीजन का पर्याप्त सप्लाई होगा। ऑक्सीजन का सप्लाई करने के बाद हीमोग्लोबिन क्या करेगा और कौन सा काम करेगा? हीमोग्लोबिन 37 ट्रिलियन सेल्स को ऑक्सीजन दे दिया। यह काम पूरा नहीं होता है हीमोग्लोबिन का, क्योंकि एक एक सेल के अंदर क्या चल रहा है? ज्वलन हो रहा है। ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ज्वलन हो रहा है, और उस ज्वलन को मदद कौन कर रहा है? इंसुलिन मदद कर रहा है। जो पैनक्रियाज के द्वारा इंसुलिन प्राप्त होता है, वो इंसुलिन ज्वलन के आग लगाने का काम कर रहा है। तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ज्वलन होता है तो वहां पर कार्बन निर्माण होता होगा कि नहीं? और कार्बन निकालना चाहिए कि नहीं? तो वहां पर खाली ऑक्सीजन का सप्लाई दिया, ग्लूकोज गया, इंसुलिन गया, ज्वलन होता रहा, एनर्जी निर्माण होती रही। ज्वलन होने से एनर्जी निर्माण होती है, और उसी एनर्जी पर एक एक माइक्रो लेवल की सेल की क्या होती है? प्रोग्राम की फाइल ओपन होती है। और प्रोग्राम किसने किया है? उसके अंदर एक एक सेल के अंदर प्रोग्राम स्वयं भगवान ने किया है। तो भगवान गलत कोई प्रोग्रामिंग किया नहीं है, सही प्रोग्रामिंग किया है। अलग अलग अंगों में अलग अलग कार्य के लिए, कार्य के दृष्टि से अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स की आवश्यकता है। तो अलग अलग अंगों में हार्मोन्स निर्मिति का प्रोग्राम किया है।
जैसे आई सेल्स में दृष्टि के हार्मोन्स बनाने का प्रोग्राम है, ऐसे पूरे शरीर में अलग अलग अंगों का कार्य सुचारू रूप से चलने के लिए जिस हार्मोन्स की जरूरत है वही हार्मोन्स निर्माण करने का प्रोग्राम एक एक सेल के अंदर किया है। तो वो प्रोग्राम की फाइल ओपन होने के लिए एनर्जी चाहिए, तो भगवान ने एक एक सेल के अंदर एनर्जी का निर्माणपन किया है। एक एक सेल के अंदर ऑक्सीजन ग्लूकोज का ज्वलन होता है और उस ज्वलन को मदद कौन करता है? इंसुलिन। ये इंसुलिन अगर बराबर काम नहीं करता है तभी तो शुगर की समस्या होती है। ये पैनक्रियाज अगर बराबर काम नहीं करता है, इंसुलिन बराबर नहीं देता है, तो शुगर का ज्वलन नहीं होता है बराबर, और ज्वलन नहीं होता है तो शुगर डिपॉजिट होती है, तो हाई बीपी की हाई शुगर की समस्या निर्माण होती है। तो ये जो कार्य चल रहा है एक एक सेल के अंदर, उस समय कचरा निर्माण होता होगा कि नहीं? कार्बन निर्माण होता है। तो ये कार्बन उठाने का काम भी भगवान ने हीमोग्लोबिन को दिया है, और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन देकर वहां से कार्बन उठाता है, और ये कार्बन जहां से ऑक्सीजन लिया वहां पर छोड़ता है। पहले तो लंग्स से ऑक्सीजन लिया तो लंग्स में जाकर छोड़ता है कार्बन को। उसका निरंतर कार्य क्या है? लंग्स से ऑक्सीजन लेना, सेल को सप्लाई देना, सेल से कार्बन लेना और लंग्स में लाकर छोड़ना। फिर स्किन से ऑक्सीजन लेना, सेल को देना, वहां से कार्बन उठाना और पसीने के द्वारा बाहर छोड़ना है। इसीलिए हमारा पसीने की सुगंध आती है, दुर्गंध आती है। दुर्गंध आती है ना, मतलब शरीर का जो कचरा है, शुद्धि कार्य, ये शुद्धि कार्य ये हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। तो हीमोग्लोबिन कितना महत्वपूर्ण है? हमारे शरीर की प्राइम रिक्वायरमेंट, जिसके बगैर हमारा जीवन ही नहीं चलेगा। आहार कुछ समय तक नहीं रहेगा, चलेगा। पानी कुछ समय तक नहीं रहेगा, चलेगा। लेकिन जो प्राण शक्ति है, प्राण ऊर्जा है, ऑक्सीजन है, ये थोड़ा समय भी नहीं रहेगा तो हम जीवित नहीं रहेंगे। तो इसकी प्राइम रिक्वायरमेंट पूरी करने की जिम्मेदारी किसकी है? आवाज नहीं आता है। आप आज तक आपको अगर ये पता नहीं है कि हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट जो प्राण ऊर्जा है, प्राण कौन है? स्वयं भगवान प्राण रूप में आ रहे हैं। स्वयं भगवान प्राण रूप में आ रहे हैं, और वो प्राण रूप में आ रहे हैं तो शरीर में उनका सप्लाई पर्याप्त रखना किसका काम है? ये आज तक भी आप बोल नहीं रहे। कौन सी किसकी जिम्मेदारी है? हीमोग्लोबिन। जोर से आवाज आना चाहिए। आप सबसे ज्यादा मेरा आवाज है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में कितना महत्वपूर्ण है शरीर में। और हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए? अपना पाचन तंत्र ठीक होना चाहिए। जब तक हमारा पाचन ठीक नहीं होगा खून नहीं बढ़ेगा, और खून नहीं बढ़ेगा तब तक रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट नहीं बढ़ेंगे। तो हीमोग्लोबिन जो रेड ब्लड सेल में है वो अगर स्ट्रॉन्ग चाहिए, 14 और 16 होना चाहिए, तो रेड ब्लड सेल बढ़ने चाहिए। रेड ब्लड सेल बढ़ना चाहिए माने खून बढ़ना चाहिए, और खून बढ़ने के लिए क्या होना चाहिए? सबका एक समय आवाज आना चाहिए तुरंत। पाचन क्रिया ठीक चाहिए। अरे भाई पाचन बिगड़ा हुआ इसीलिए तो अभी युद्ध हो रहा है। इतना भी ध्यान नहीं रख रहे आप। ये जो अभी ट्रम्प, अब यूएसए, ईरान, इसराइल और कोई देश जो युद्ध हो रहा है, वो जो युद्ध कर रहे हैं उन सभी का पेट खराब है, इसीलिए तो युद्ध हो रहा है। युद्ध होता ही नहीं अगर पेट खराब नहीं है तो। पेट खराब है इसीलिए तो उनके बॉडी सेल्स आज कैरेक्टरलेस है। उनके ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइलें ही ओपन नहीं है। ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होना माने भगवत स्वभाव में आना। ओरिजिनल सॉफ्टवेयर, ओरिजिनल प्रोग्राम की फाइल ओपन होना यानी क्या है? भगवत स्वभाव में आना। और जो भगवत स्वभाव में व्यक्ति रहेगा, झगड़ा हो सकता है क्या? झगड़ा होने का, लड़ाई होने का, बॉम्ब तैयार करने का भी बुद्धि नहीं होगा। जो सहारक अस्त्र शस्त्र है वो बनाने की भी मतलब प्रेरणा नहीं मिलेगी किसी को, क्योंकि सब भगवत स्वभाव है। भगवान थोड़ी ऐसा प्रोग्रामिंग करेगा।
कि इस प्रकार के हथियार, सहारक हथियार बनाने का क्योंकि झगड़ा ही नहीं होगा तो हथियारों की जरूरत क्या है। तो इसलिए हमारा मुख्य जो प्राण है, हमारी रिक्वायरमेंट है प्राण, वो प्राण अपने शरीर में लेके जाने का काम किसका है? आवाज ही नहीं आ रहा है। और वहां से कार्बन उठाने का काम किसका है? हीमोग्लोबिन का। तो संपूर्ण शरीर का जो कार्य चल रहा है उसमें मेन भूमिका, मुख्य प्रमुख भूमिका हीमोग्लोबिन की है। और हीमोग्लोबिन सही चाहिए तो अपना पाचन ठीक चाहिए, और पाचन ठीक चाहिए तो हमें योग साधना करनी है, बरोबर। तो हीमोग्लोबिन का महत्व अगर हमें पता नहीं रहेगा तो फिर हम योग क्या सिखाएंगे? काय के लिए योग कर रहे हैं वो तो सबको पता होना चाहिए ना। और आप बता भी पाएंगे कि भाई काय के लिए योग कर रहे हैं। योग करने का मकसद है कि हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक करना है। स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक करना है, और वो स्ट्रक्चर और कैरेक्टर तब ठीक होगा जब एक एक सेल के अंदर पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन पहुंचेगा, और ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ज्वलन होगा, एनर्जी निर्माण होगी, और उसी एनर्जी पर एक एक सेल की प्रोग्राम की फाइल ओपन होगी। और फाइल ओपन होगी तो जो हार्मोन्स निर्मित का प्रोग्राम किया है वही हार्मोन निर्मित होगी, और पूरे शरीर में हार्मोनल बैलेंस होगा। हार्मोनल इम्बैलेंस ही बीमारी का दूसरा नाम है। हार्मोनल इम्बैलेंस बीमारी का दूसरा नाम है। कहीं भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे किसी अंग की बीमारी के लिए, तो डॉक्टर बोलता है कि वो अंग कार्यरत रहने के लिए जिस प्रकार के हार्मोन चाहिए वो सेल्स के द्वारा, समझ लो कि लीवर की समस्या है तो लीवर सेल पर्याप्त हार्मोन्स निर्माण नहीं कर रहे, इसीलिए लीवर में गड़बड़ी है। तो वो हार्मोन्स की निर्मित लीवर सेल नहीं कर रहे, तो मैं उसके लिए बाहर से सपोर्ट देता हूँ। वो सपोर्ट देने से जो हार्मोन्स की कमी थी वो दूर हो जाती है, मतलब हार्मोन्स बढ़ जाते हैं ना। हार्मोन्स के अंदर बढ़ोतरी होती है, मतलब हार्मोन्स पर्याप्त निर्माण हो रहे हैं, तो अंदर से निर्माण हो रहा है शरीर चलाने के लिए, तो हार्मोन्स बोलते हैं। और उसकी कमी को बाहर से देते तो उसको क्या बोलते हैं? औषधि। इतना सबको मालूम नहीं है। डॉक्टर क्या देता है? अंदर से निर्माण होता है, उसी के ऊपर अपना शरीर का कार्य, जीवन का कार्य चल रहा है, बरोबर। हार्मोन्स पर चल रहा है, अलग अलग प्रकार के जो हार्मोन्स निर्मित होती है उसी पर अपना कार्य चल रहा है शरीर का, बरोबर। हार्मोन जहाँ कमी होंगे उस अंग का कार्य में बिगाड़ आ जाए, डिसऑर्डर आ जाएगी, तो उसके कमी के लिए बाहर से डॉक्टर दवा देता है, तब उसको क्या बोलते हैं? औषधि बोलते हैं कि नहीं? औषधि। और ये अनेकों प्रकार की औषधि, लीवर सेल के लिए अलग प्रकार की औषधि, किडनी सेल के लिए अलग प्रकार की औषधि, फिर मतलब पैनक्रियाज के लिए अलग औषधि। लेकिन यहाँ एक ही औषधि है ना, यहाँ एक ही औषधि है, पाचन तंत्र को स्वस्थ करो। पाचन तंत्र जैसे स्वस्थ होगा, शरीर में कहीं भी कोई हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं रहेगा। हार्मोन्स की निर्मित बराबर होनी चाहिए। आंखों की दृष्टि बरकरार रहनी है तो दृष्टि के हार्मोन्स बनने चाहिए बराबर। आंखों की दृष्टि कब उसमें बिगाड़ होगा, कैटरैक्ट कब होगा? जब दृष्टि के हार्मोन्स नहीं बन रहे। जो आई सेल्स है, आई सेल्स दृष्टि के हार्मोन्स नहीं बना रहे तो दृष्टि दोष आएगा। अगर यहाँ पर आंखों पर पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन पहुंच जाएगा, ज्वलन होगा, एनर्जी निर्माण होगी, सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होगी, और जो प्रोग्रामिंग किया है दृष्टि के हार्मोन्स बनाने के, दृष्टि के हार्मोन्स बनेंगे, तो दृष्टि दोष आ ही नहीं सकता। तो इसके लिए हमारी प्राइम रिक्वायरमेंट जो प्राण है, प्राण वो हमारे शरीर में पर्याप्त होना चाहिए। प्राण कौन है? स्वयं भगवान। स्वयं भगवान प्राण रूप में आकर अपने शरीर में प्रवाहित होकर अपने शरीर का एक एक अंग का, एक एक सेल का कार्य कर रहे हैं,
और पूरा जीवन का भी संचालन कर रहे हैं। इसलिए प्रमुखता से हमारा पेट अगर सही है, ये हमारे मतलब हमारे शिक्षक ने पूरे मन में ठान लेना चाहिए। जब तक हमारा पेट ठीक नहीं है तब तक हमारे शरीर में बीमारी आती रहेगी, और जब पेट ठीक है तो शरीर में कोई बीमारी नहीं आएगी। और पेट ठीक रखने के लिए जो भी हमें क्रिया पसंद है हम पूरी तरह से कर सकते हैं। देखो, कोई भी क्रिया ऐसी नहीं है कि उसका पाचन तंत्र पर प्रभाव नहीं होता है, चाहे वो प्राणायाम हो, चाहे वो आसन हो, योगिक जॉगिंग हो, सूर्य नमस्कार हो, या हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम हो। कोई भी क्रिया शिक्षक ने ध्यान में रखना है। जो क्रिया लोग कर सकते सामने, जो साधक कर सकते, वही क्रिया ज्यादा कराने के लिए बोलना है। नहीं तो क्रिया हो नहीं रही और आप रोजाना वही कर रहे हैं। बड़े पेट वाले हैं और आप मंडूकासन करा रहे, मंडूकासन होता भी नहीं है तो उसका फायदा भी नहीं होगा। इसलिए साधक शिक्षक ने ध्यान रखना है कि सामने वाले साधक किस प्रकार के हैं, किस उम्र के हैं, उनकी शारीरिक स्थिति क्या है, उसके अनुसार आसन देने। उनको कौन सा आसन बराबर कर सकते हैं। मरकट आसन सभी कर सकते हैं। हो सकता है कि बड़ा पेट है तो वो कपालभाति नहीं कर सकता है, कपालभाति हो नहीं सकता है, तो उसको मरकट आसन कराने के लिए बोलो। लेकिन धीरे धीरे 5 बार, फिर 10 बार, फिर 15 बार, फिर 20 बार, 50 बार, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाने के लिए बोलो, तो पेट ठीक होगा। तो फिर आसानी से कपालभाति द्वारा आगे के जीवन में ये कपालभाति करके अपना पेट ठीक रख सकता है। तो कौन सी भी क्रिया है वो हमारा पेट को ठीक करने वाली क्रिया है। चाहे वक्रासन है, चक्रासन है, जो भी आसन है, पवन मुक्तासन है, उत्तान पादासन है, नौकासन है, पादांगुष्ठन असस्पर्शासन है। लेकिन अभी पादांगुष्ठन असस्पर्शासन है अच्छा, लेकिन हो ही नहीं रहा है, तो फायदा क्या है उसका। अपना पाव और नाक में, ये पाव के अंगूठे और नाक, उसमें 2 फुट का अंतर है, तो फायदा नहीं होगा, वो जुड़ना चाहिए। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हमें अपने शरीर में पाचन तंत्र को स्वस्थ करने से पूरे शरीर में सभी के सभी सेल्स, उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा, और पूरा जो शरीर का कार्य है वो सही रूप से, सही ढंग से चलता रहेगा। और उसमें फिर हमारे, मैंने बताया सब 5 प्राण 5 उपप्राण बताए ना, 5 प्राण 5 उपप्राण सबल होंगे, बैलेंस होंगे। हमारा पंचकोशीय देह, उनका शुद्ध स्वरूप में विकास होगा। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये पंचकोशीय देह का विकास शुद्ध स्वरूप में होगा तो पूरे संसार में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी। वही इंडिविजुअल लेवल से लेकर विश्व के लेवल तक कोई झगड़ा झमेला युद्ध वगैरह कुछ नहीं होगा। आज पंचकोशीय देह का विकास अशुद्ध स्वरूप में हुआ है। क्या है? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, और उसके अंदर आत्मा बैठा है। तो ये आत्मदर्शन कब होगा कि ये लड़ाई झगड़ा जरूरी नहीं है, सब मिलजुल कर रहे, एकात्मक भाव होना चाहिए। कब होगा? जब आत्मदर्शन होगा। आत्मदर्शन कब होगा? जब हमारे पंचकोशीय देह का विकास शुद्ध स्वरूप में होगा, और उसके लिए हमें अपनी एक एक सेल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक करना है। तो उसके लिए हमें अपना पाचन ठीक होना जरूरी है। समझ में आया? तो 5 प्राण 5 उपप्राण, पंचकोशीय देह, सप्त धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये अपने दिमाग में होना चाहिए। सप्त धातु सबल होंगे और बैलेंस भी होंगे। 13 अग्नि कौन से हैं? 13 अग्नि मालूम है? 5 देखो, सप्त धातुअग्नि है। सप्त धातु जो बताए, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो सप्त धातुअग्नि अपना शरीर या संपूर्ण संसार की हर चीज 5 तत्वों से बनी है। कौन से तत्व है? पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। कौन से तत्व है? पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। ये 5 तत्व भी बैलेंस होने चाहिए, सबल होने चाहिए और बैलेंस होने चाहिए। तो पंच धातुअग्नि, अग्नि कौन कौन से? सप्त धातुअग्नि, पंचमहाभूताग्नि और 13वां जठराग्नि।
ऐसे 13 अग्नि अपने शरीर में है, 13 अग्नि। तो ये 13 अग्नि भी सबल भी होंगे और बैलेंस भी होंगे। हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ त्रिदोष है, त्रिदोष भी बैलेंस हो जाएंगे, मतलब वात पित्त कफ में इम्बैलेंस नहीं होगा। वात पित्त कफ का इम्बैलेंस ही बीमारी का दूसरा नाम है। वात बढ़ गया, पित्त बढ़ गया, कफ बढ़ गया, तो उसके कारण बीमारी हो जाती है, तो वो भी ठीक हो जाएंगे। और आखिरी क्या है, हमारे जो एनर्जी सेंटर्स हैं जिनके द्वारा हमारे शरीर का और जीवन का संचालन होता है। मूलाधार चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और बिंदु चक्र और सहस्त्राधार चक्र, ये चक्र हो गया। किसी ने बताया चक्र का? मेधा जी मेधा जी तो आखिरी पड़ाव है, मतलब हमारे एनर्जी सेंटर्स का एक्टिव होना और बैलेंस होना। मूलाधार, मूलाधार में कौन सा तत्व है? पृथ्वी तत्व है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है कि नहीं? पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। तो मूलाधार चक्र जो है, मूलाधार ये सभी चक्र हमारे मेरुदंड पर है, गुदा भाग से लेकर यहाँ तक ये सब सारे के सारे चक्र मेरुदंड के ऊपर स्थापित है। तो मूलाधार चक्र अपना गुदा भाग के ऊपर, गुदा भाग के ऊपर आखिरी छोर में कौन सा चक्र है? मूलाधार। कौन सा चक्र है? और मूलाधार में कौन सा तत्व है? पृथ्वी तत्व है। मूलाधार में कौन सा तत्व है? पृथ्वी तत्व। फिर उसके ऊपर कौन सा चक्र है? स्वादिष्ठान। नाभि, गुदा भाग के ऊपर, अब नाभि के थोड़ा नीचे कौन सा चक्र है? स्वादिष्ठान। उसमें कौन सा तत्व है? जल तत्व है। उसमें जल तत्व है। उसके ऊपर मणिपुर चक्र है। नाभि में, नाभि में कौन सा चक्र है? मणिपुर। ये मणिपुर में कौन सा तत्व है? अग्नि तत्व। तुम ही ना कहो, लोग ना बोलो जाए। मणिपुर में कौन सा तत्व है? अग्नि तत्व है। फिर अनाहत चक्र में कौन सा तत्व है? वायु तत्व है। फिर अपने विशुद्धि चक्र, ये विशुद्धि चक्र में कौन सा तत्व है? आकाश तत्व। विशुद्धि चक्र में आकाश तत्व। फिर यह आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र में कौन सा तत्व है? गुरु तत्व है। भगवान को पता था कि इंसान को बाहर से सच्चा गुरु मिले ना मिले, भगवान को पता था कि कुछ समय तो उसके चरण की पाँव धूली लेंगे 25 साल तक, और बाद में पता चला वो जेल में है। मतलब क्या आदमी का हाल होगा कि जिसको पूरा परिवार जा जाकर 25 साल से उनके पाँव धोकर अमृत प्राशन कर रहा था, वही आदमी इतना खराब निकला कि मतलब वो सोचेगा कि हम इससे बेटर हैं, हाँ, और हम उसी के पाँव का जल अर्पण कर रहे हैं 25 साल से। तो ये भगवान को पता था, इसलिए भगवान ने सच्चा गुरु की स्थापना यहाँ पर की है। आज्ञा चक्र में सच्चा गुरु बिठाया है भगवान ने कि इंसान को सही मार्गदर्शन मिले। अब देखो 10वीं फेल वाला व्यक्ति पूरे मंत्रिमंडल को गुमराह कर रहा है कि नहीं? IAS ऑफिसर को भी गुमराह कर रहा है। पढ़ा कि नहीं? टीवी पर देखा कि नहीं? कुछ देखा कि नहीं? हाँ कि नहीं? अरे वो है नहीं एक 10वीं फेल वाला, जो गणित में फेल हो गया, वो गणित में फेल हो गया, उसको गणित तज्ञ बोलते हैं। हमारे मंत्री संतरी सब आमदार बिमदार, वो बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े उद्योगपति, उनकी जाकर चरण धूली कपाल को लगाते हैं, वो चरण धोकर पानी पीते हैं और उनको भगवान का अवतार समझते हैं, है ना? पता नहीं किसी को, जाने दो, छोड़ दो। अभी पेपर में दुनिया भर का आया था, तो देखो IAS ऑफिसर को भी गुमराह कर दिया है 10वीं फेल वालों ने। माने हमारे अपने अंदर इतनी अपार शक्ति है, उसका एक जीता जाता नमूना है
लेकिन वो शक्ति अशुद्ध स्वरूप में विकसित हुई है या शुद्ध स्वरूप में विकसित हुई है, उसका उपयोग अगर समस्त पंचकोशीय देह का विकास अगर अशुद्ध स्वरूप में हुआ है तो इस प्रकार से काम होते हैं। समझ में आया? मतलब शक्ति तो है, अपार शक्ति, प्रचंड शक्ति है, लेकिन प्रचंड शक्ति हमारे पंचकोशीय देह का विकास शुद्ध स्वरूप में हुआ है या अशुद्ध स्वरूप में हुआ है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसका उपयोग कैसा किया जाए। तो उसने तो शातिरगिरी कर दी और आईएएस ऑफिसर, बड़े बड़े अधिकारी, मंत्री, आमदार, खासदार, उन सबको अपने चरण में लेके आए, है ना। तो ये अपने शरीर, मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो ये भगवान ने हमारे शरीर के अंदर सब कुछ दिया है, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, तो मार्गदर्शन कौन देगा? ये आज्ञा चक्र में बिठाया हुआ गुरु तत्व देगा। गुरु तत्व, तो यहाँ कौन सा तत्व है? ध्यान में रहेंगे ना। गुरु बाहर मिले अच्छा मिले ना मिले पता नहीं है, और भगवान को पता था कि गुरु सही मिले ना मिले, लेकिन अपना यहाँ सच्चा गुरु स्थापित किया है। तो ये गुरु हमें सही मार्गदर्शन करेगा, लेकिन कब? जब अपने 37 ट्रिलियन सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होगी तब। तो आज ऐसा नहीं है, तो हमें गुरु मार्गदर्शन नहीं कर सकता है। हमारे यहाँ गुरु तत्व तो है, लेकिन आज्ञा चक्र एक्टिव और बैलेंस होना चाहिए, तभी हम गुरु का जो क्या है उपदेश है वो प्राप्त होगा। आज नहीं हो रहा है, इसलिए हम भटक रहे हैं, सब भटक रहे हैं, कोई 100% लोग भटक ही रहे। अब यहाँ कितने बैठे हुए अंग्रेजी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, ज्यादातर है कि नहीं? अंग्रेजी में पढ़ना चाहिए, कुछ सही डायरेक्शन नहीं दे रहा है। ये हमारा गुरु अगर जागरूक होता तो क्या होता? वो बोलता था कि मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए। कहाँ से शिक्षा होनी चाहिए? मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए। एक जोक है, वो मातृभाषा बोलते हैं ना हम लोग, मातृभाषा। तो एक छोटा बच्चे ने माँ को पूछा, माँ ये मातृभाषा होती है लेकिन पितृभाषा क्यों नहीं होती है? तो माँ ने बोला, माँ ने पिता को कभी बोलने ही नहीं दिया, तो पितृभाषा कैसी बनेगी? सब कुछ माता ही बोल रही है, इसलिए मातृभाषा बन गई। किसी माता ने पिता को बोलने ही नहीं दिया तो पितृभाषा बनी ही नहीं, है ना। तो हमें अब ये गुरु जब तक डायरेक्शन सही नहीं देगा, अभी किसान देखो यूरिया डीएपी डाल रहे, है ना, कसेन खत नहीं डाल रहे, क्यों? ये गुरु आदेश नहीं दे रहा है बराबर। तो ये आज्ञा चक्र सही होना चाहिए, समझ गए? आज्ञा चक्र सही होना चाहिए। आज्ञा चक्र अगर सही है तो आपने क्या करना चाहिए, कौन सी शिक्षा लेनी चाहिए, कौन सा खान पान खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कहीं नहीं पीना चाहिए, उसके बारे में डायरेक्शन देने के लिए गुरु की स्थापना भगवान ने की है आज्ञा चक्र में। लेकिन वो गुरु तब काम करेगा जब आप उसको खाना देंगे। खाना कौन सा चाहिए? ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन। हर एक का क्या चाहना चाहिए खाना? ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन। ये जाएगा तब वहाँ की सेल्स, मतलब एनर्जी निर्माण होगी, सेल्स की सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होगी और हार्मोन्स निर्मित होगी। उसके ऊपर कौन सा चक्र है? बिंदु। यहाँ पर बिंदु चक्र है, उसमें तत्व है अमृत। कौन सा तत्व है? अमृत। यहाँ से अमृत हमेशा निर्माण होता है। ये बिंदु चक्र से अमृत की प्राप्ति होती है हमें। वो अमृत यहाँ विशुद्धि चक्र उसका यूटिलाइज करता है। देखो ये अमृत यहाँ से निकलता है, यहाँ विशुद्धि चक्र अगर एक्टिव है, विशुद्धि चक्र अगर एक्टिव है और बैलेंस है, तो ये अमृत का उपयोग पूरे शरीर के लिए और पूरे जीवन के लिए, ये अमृत का उपयोग कौन कर रहा है? विशुद्धि चक्र कर रहा है। कौन सा? विशुद्धि चक्र।
तो हमारा युवा अवस्था बरकरार रहेगी। हमारी अगर ये अमृत उपयोग में ला रहा है, ये विशुद्धि चक्र यहाँ से प्राप्त अमृत का सही उपयोग कर रहा है, तो हमारी यौनावस्था बरकरार रहेगी, यानी अकाली वार्धक्य नहीं आएगा। इसमें देखो सहजता से समझ पाते हैं कि व्यक्ति की उम्र कम है, 40 की उम्र में 70 का दिख रहा है, तो समझ लेना ये अमृत का उपयोग विशुद्धि चक्र नहीं कर रहा है, इसलिए अकाली वार्धक्य आता है। अकाली वार्धक्य, चेहरे पर झुर्रियां आएगी, आंखों पर चश्मा आएगा, बाल झड़ने लगेंगे, बाल सफेद होंगे। और जिसका अमृत उपयोग हो रहा है, अमृत का उपयोग अगर विशुद्धि चक्र सही कर रहा है तो युवा अवस्था बरकरार रहेगी, ना बाल सफेद होंगे, ना बाल झड़ेंगे, ब्रेन डिसऑर्डर नहीं आएगी। मतलब चेहरे पर युवा अवस्था मतलब है तो 70 का लेकिन दिखता है 40 का। समझ गए? ये किसका कमाल है? ये बिंदु चक्र क्या अमृत का विशुद्धि चक्र ने उपयोग किया। तो आदमी तो उम्र से 70 का है लेकिन दिखता है 40 का, तो ये कितना बड़ा फायदा है कि नहीं? चश्मा नहीं लगेगा, सुनने की क्षमता बरकरार रहेगी, चेहरे पर झुर्रियां नहीं आएगी, मतलब हर चीज सही रहेगी। युवा अवस्था, एक शब्द में बोले यौवन बरकरार रहेगा। कब रहेगा? जब अमृत का सही उपयोग होगा। अगर यह विशुद्धि चक्र बराबर काम नहीं कर रहा है, विशुद्धि चक्र बराबर काम नहीं कर रहा है, तो अमृत तो यहां से निर्माण होगा लेकिन सीधा अग्नि में जाएगा, मणिपुर चक्र में अग्नि में जाकर वो उसकी भस्म हो जाएगा, फिर हमारे शरीर में उसका उपयोग नहीं होगा। इसलिए विशुद्धि चक्र एक्टिवेट होना चाहिए। समझ में आया? और फिर आखिरी में कौन सा है? सहस्त्राधार चक्र। ये बुद्धि तत्व है। सहस्त्राधार में मुझे कौन सा? बुद्धि तत्व है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में 8 चक्र हमें अभ्यास के लिए लिए है, लेकिन 8 ही है ऐसा नहीं है, अनेक चक्र है। शरीर में एनर्जी सेंटर्स अनेक है, लेकिन अभ्यास के लिए पतंजलि में 8 महत्वपूर्ण 8 चक्र हमें अभ्यास के लिए दिया है। समझ में आया? तो ये चक्र का अभ्यास भी हमें करना आवश्यक है कि किस चक्र के द्वारा क्या काम हो रहा है, और उस चक्र को जो एनर्जी चाहिए वो ब्रह्मांड से ले रहा है, उसके बारे में पता होना चाहिए। 8 वाजले अजून वेळ आहे ना, मग जात लोक ये सब चीजें जितना बताया वेद कदम साहब ने, आपको जो प्राणायाम राज पुस्तक ये उसमें लिखा है, सब लिखा है। साइंटिफिक वैज्ञानिक आप उसमें पढ़ेंगे तो सब चीजें मिलेगी और उस पुस्तक में। तो अपने शरीर में अनेक चक्र, एनर्जी सेंटर, चक्र बोलते हैं, एनर्जी सेंटर्स बोलते हैं, या मेडिकल साइंस में क्या बोलते हैं? सिस्टम। मेडिकल साइंस में क्या बोलते हैं? सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम। ये 8 सिस्टम बताए मैंने। तो 8 चक्र उससे रिलेटेड है, मतलब नाम खाली बदले। हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने उसको चक्र बोला है, मॉडर्न एजुकेशन में उसको सिस्टम बोला है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम, और एनर्जी सेंटर्स। उसका नाम भी क्या है? एनर्जी सेंटर्स। ये जब हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा, तब ये सभी के सभी चक्र एक्टिव होंगे और बैलेंस भी होंगे, और वो अपना कार्य, शरीर में भगवान ने अलग अलग कार्य उनको दिया है, तो उस कार्य के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी ब्रह्मांड से लेंगे, प्रकृति से लेंगे। ध्यान में रखो, हमने जो पाचन ठीक करके जो भी हमने आहार लिया, उसके द्वारा उसका पाचन ठीक होने से ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन का सप्लाई हुआ, सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक हुआ, तब हमारे सभी एनर्जी सेंटर्स एक्टिव हो गए। तब वो अपने शरीर का और जीवन का जो कार्य करना है, उस कार्य के लिए आवश्यक एनर्जी प्रकृति से लेना शुरू करेंगे, प्रकृति से लेना शुरू करेंगे। जैसे अभी आपको मैं उदाहरण देता हूँ, एक पपीता का बीज है। पपीता कौन से विटामिन देता है?
कौन सा विटामिन देता है? विटामिन ए। पपीता का बीज इतना छोटा सा रहता है, वो पपीता का बीज जमीन में लगाने से पपीता का पेड़ आएगा, फिर उसके ऊपर पपीते ही पपीते मिलेंगे। तो 100, 200, 300, 500, 1000, 10,000 कई साल तक पपीता आता रहेगा। तो उसमें से ए विटामिन मिलेगा कि नहीं? हर एक पपीता में ए विटामिन नहीं मिलेगा। लेकिन ये सारा के सारा ए विटामिन एक बीज में था क्या? एक बीज में था क्या? सालों साल पपीता आ रहे और उसमें से विटामिन ए मिल रहा है, तो वो क्या एक बीज जो लगाया था उसी में था क्या? नहीं, उसी को पोषण मिलने से, एक बीज को पोषण मिलने से वो एक्टिव हो गया। क्या हो गया? हमारा जैसे ये सेल्स एक्टिव हो गए, वैसे वो एक्टिव हो गया बीज, वो अंकुरित हुआ और अंदर की सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन हो गई और वो प्रकृति से जो विटामिन ए एब्सॉर्ब करने के लिए वो पौधा बन गया और वो वहाँ से विटामिन ए एब्सॉर्ब करके वो हर पपीता में भर रहा है, हर पपीता में भर रहा है। मतलब जिस या भगवान ने उसके अंदर खाली प्रोग्राम किया है। पपीता एक बीज मिलने के बाद अब अनेक बीज निर्माण कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल पपीता का बीज निर्माण कर सकता है कोई? ज्वारी का, बाजरी का बीज निर्माण कर सकता है क्या? नहीं, वो भगवान की व्यवस्था है। और उसके अंदर प्रोग्रामिंग किया है। नींबू के बीज है, नींबू के बीज, उसमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन सी मिलता है कि नहीं? तो एक बीज के अंदर कौन सा प्रोग्रामिंग किया होगा? प्रकृति से सी विटामिन एब्सॉर्ब करने का प्रोग्राम किया है। लेकिन कब? उसको पहले से पोषण मिलेगा, उस बीज को पहले पोषण मिलेगा, वो एक्टिव होगा, सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होगी, तब वो पौधा बनेगा और वो प्रकृति से विटामिन सी जमा करेगा, एब्सॉर्ब करेगा और हमारे लिए वो परोस देगा। मतलब अनेक नींबू आ जाएंगे उसको और सालों साल आते रहेंगे, नींबू आते रहेंगे और विटामिन सी मिलेगा। तो एक बीज के अंदर क्या है? विटामिन सी नहीं है, विटामिन सी एब्सॉर्ब करने का प्रोग्राम बनाया है भगवान ने। क्या बनाया है? प्रोग्राम। वैसे हमारे जो 8 चक्र है उसके अंदर भी वो प्रोग्राम बनाया है। उसके लिए शरीर के कार्य के लिए कौन सा कार्य दिया है? मूलाधार को अलग कार्य दिया है। तो मूलाधार को अपना कार्य पूरा करने के लिए जिस प्रकार की एनर्जी चाहिए वो उस प्रोग्रामिंग किया है भगवान ने, और वो प्रोग्राम की फाइल ओपन होगी तो उस प्रकृति से वो एब्सॉर्ब करेगा शक्ति और अपने शरीर की उपयोगी बनाएगा, जीवन की उपयोगी बनाएगा। तो ये 8 चक्र, उसमें पहला चक्र है मूलाधार। कौन सा है? मूलाधार चक्र। इसमें कौन सा तत्व है? पृथ्वी तत्व है। तो मूलाधार से कौन सी ड्यूटी लगाई है भगवान ने, वो हमें पता होना चाहिए। मूलाधार चक्र को कौन सी ड्यूटी, अपने शरीर की और जीवन की कौन सी ड्यूटी लगाई है, वो पता है किसी को? अभी तो पता नहीं है। क्या है पता? शरीर का, जीवन का कौन सा कार्य मूलाधार के द्वारा संपादित होता है, पता नहीं है ना? है या ना? बोलो। नहीं है तो मैं बताऊं, अगर पता है तो नहीं बताता हूं। मूलाधार को अपने शरीर की और जीवन की कौन सा कार्य संपादित करना है वो हमें पता होना चाहिए। उसमें तत्व कौन सा है? पृथ्वी तत्व है। अभी हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व स्ट्रांग होना चाहिए। अभी तो हमने योग साधना से हमारा पाचन ठीक किया, सभी सेल्स को स्ट्रक्चर, कैरेक्टर ठीक हो गया, सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन हो गई, बराबर। तो वो तो हो गया ना, अभी एक्टिव हो गया। तो अभी हमारा पृथ्वी तत्व स्ट्रांग है योग साधना से, बराबर। अब आप पृथ्वी तत्व पर बैठे हैं तो आपको गिरने का डर है क्या? मतलब पृथ्वी तत्व आप हमारे कंट्रोल में है कि नहीं? कंट्रोल में है, स्ट्रांग है। तो पृथ्वी गिरने का डर लगता है क्या? नहीं है। माने सुरक्षित है कि नहीं? पूर्ण सुरक्षा का भाव है कि नहीं? और एखादी ऐसी सीढ़ी लगाई 8-10 पायरी वाली और उसके ऊपर आप चढ़ गए ऊपर वाली पायरी पे, तो पीछे जिसने सीढ़ी पकड़ी उसको क्या बोलेंगे? भैया ध्यान से पकड़ो, मेरे भी बीवी बच्चे हैं।
बोला कि नहीं? मतलब उसको डर लग रहा है, पृथ्वी तत्व से जैसे दूर गया वैसे उसको डर लगने गया। मतलब जब तक पृथ्वी तत्व अपने कंट्रोल में है तब तक हमें पूर्ण सुरक्षा मिलेगी। क्या मिलेगा? सुरक्षा। जोर से बोला करो तभी ध्यान में आएगा। पृथ्वी तत्व, अभी हमारे मूलाधार में पृथ्वी तत्व है, वो अगर स्ट्रांग है तो हमें पूर्ण सुरक्षा मिलेगी, जीवन भर की सुरक्षा। क्या मिलेगा? जीवन भर की सुरक्षा, क्योंकि हमारे कंट्रोल में है। आपके कंट्रोल से मतलब पृथ्वी तत्व से आप दूर गए तो आपको डर लगने लगता है, लगता है कि नहीं? पृथ्वी तत्व से दूर गए तो डर लगने लगता है। तो हमें जीवन भर की सुरक्षा, ये सबसे पहला काम भगवान ने दिया है, पूर्ण जीवन भर की सुरक्षा। अब जब सुरक्षा है, सुरक्षा की भावना है, बरोबर? देखो, माँ के गोद में एक बच्चा बैठा है, छोटा बच्चा बोलने वाला, और सामने कुछ लोग बैठे हैं, तो वो जब तक माँ की गोद में है वो सुरक्षित है कि नहीं? तो सामने वाले को कुछ भी बोल सकता है, तुम्हारा एक कान बड़ा एक कान छोटा है, तुम्हारा नाक टेढ़ा है, बोल सकता है कि नहीं? कब तक? माँ के गोद में है, क्योंकि वह सुरक्षित है। किसी का बोलेगा तुम्हारे बाल तो सब झड़ गए, टक्कल है तुम्हारा, मतलब शॉर्ट में वो बच्चा जब तक माँ की गोद में है, सुरक्षित है, तब तक कुछ भी बोल सकता है। वही बच्चा अगर चौराहे पर मिले, जिनको जिनको कुछ बोला था, तेरा कान टेढ़ा है, नाक टेढ़ा है, आँख बड़ी है, वो वहां बोल सकता है क्या? वह चौराहे पर अकेला मिला, वह बोल सकता है तुम्हारी नाक टेढ़ी है, क्योंकि असुरक्षित है। क्या है? मतलब इसमें देखो, बारीकी से ध्यान रखो, जब व्यक्ति सुरक्षित होता है तो उसके अंदर क्या होता है? साहस, धाड़स, शौर्य। देखो, मैं बराबर लाइन धीरे धीरे जा रहा हूं। आदमी को जब सुरक्षित लगता है तब वो कुछ भी करने के लिए, बोलने के लिए, कार्य करने के लिए उसके अंदर क्या होता है? साहस आता है, धाड़स आता है, शौर्य आता है। कब? जब सुरक्षित महसूस करता है। असुरक्षा का भाव है तब वो साहस, धाड़स, शौर्य नहीं कर सकता है। अब मुझे बताओ, जब मूलाधार चक्र हमारा पृथ्वी तत्व स्ट्रांग है तो पूर्ण सुरक्षित है, और जब पूर्ण सुरक्षित है तो हमारे अंदर साहस, धाड़स और शौर्य की भावना होगी। जो व्यक्ति साहस, धाड़स और शौर्य कर सकता है वो दरिद्री हो सकता है क्या? जिसको कूद पड़ने की तैयारी है, चने का दुकान नहीं चल रहा तो चाय का दुकान शुरू करा, चाय का नहीं चल रहा तो पान का शुरू कर दिया, पान का नहीं चल रहा तो और कुछ चल रहा है, लेकिन उसके पास कूद पड़ने की तैयारी है, साहस करने की, वो कभी दरिद्री नहीं बन सकता है। जिसके अंदर साहस, धाड़स और शौर्य ये भावना है, तब तक वो दरिद्री नहीं बन सकता है। समझ गए? तो ये सब किसको दिया है? काम दिया है किसको? मूलाधार चक्र को दिया है। पूरा सुरक्षित देना, सुरक्षा रखना। अब थोड़ा ये क्या होता है? ठीक नहीं होता है। अब मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, या तो हम बंद करेंगे या तो आप करते रहो। ऐसे क्या है, कपालभाति करो ना। ये सामने ऐसा एकदम हिल रहा है तो अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा शांति से करो ना। हाँ, कोई लिंक टूट जाती है, आप एकदम ऐसा हिल रहा है तो अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा ध्यान रखो, हमें मतलब गलत लगता है कि सब लोग शांति से बैठे और एकदम चक्कर जैसी आई है, मतलब कुछ ऐसा होता है ना, मिर्गी आ रही है ऐसा, तो मुझे देखते ही एकदम इरिटेट होता है। ऐसा मत करो प्लीज। कोई भी क्रिया शांति से करो ना, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, लंबा सांस ले लो। मैं बार भी पीछे भी आपको बोला है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो समझ में आ रहा है कि मूलाधार चक्र स्ट्रांग होने से हमें जीवन भर की सुरक्षा मिलती है। सुरक्षा मिलती है तो हमारे अंदर साहस, धाड़स और शौर्य की भावना आती है, तो डरता नहीं है, डर नहीं रहता है। अभी मानो देखो, कहीं से आ रहा है, रात्रि के 12-2 बजे निर्जन रोड पर आ रहा है गाड़ी से,
उसको पेशाब लग गई है तो बाहर दरवाजा गाड़ी का खोल के बाहर जाने की धाड़स करता है क्या? अंधेरा है, पूरा सुनसान जगह है, तो उसका मतलब क्या है? उसका मूलाधार वीक है, मूलाधार वीक है, वो साहस नहीं कर सकता है। लेकिन उसी रोड पर एक छोटा सा कुत्ता या बिल्ली आराम से दौड़ के जा रही है, उसको ना अंधेरे का डर है ना किसी को कोई डर है क्या? कोई भी। इसीलिए मानव छोड़कर सभी जीव अपनी पूर्णावस्था में है, उनके सभी के सभी चक्र एक्टिव है, सभी के सभी चक्र एक्टिव है। वो मूलाधार स्ट्रांग है, इसीलिए वो उसके किसी का डर नहीं है, वो सीधा चलता रहता है। कोई भी आप रात के अंधेरे में देखो, बिच्छू है, चींटी है, आराम से चलती रहती है, उसको कोई डर नहीं है। लेकिन इंसान को डर लगता है, क्योंकि इंसान का मूलाधार चक्र वीक है, पृथ्वी तत्व वीक है, इसीलिए उसको डर लगता है। ये डर की भावना हर जगह, मतलब आचार विचार व्यवहार उच्चार में जो डर है, बोलने में भी डर है, बोलने में भी डर है। क्यों डर है? मूलाधार वीक है। आपको तुरंत समझना चाहिए। कई बच्चे बोलते ना, ये बच्चा ना बहुत अच्छा है, एकदम शांत रहता है। अरे शांत रहने से फायदा क्या है उसका? वो शांत ही रहेगा जीवन भर, समझ गए? शांत ही रहेगा जीवन भर। बोलने का डर है उसको, मतलब वाणी, आचार विचार व्यवहार उच्चार वाणी, उसमें भी डरपोक बन जाता है आदमी। तो एक स्कूल में बच्चे को मास्टर ने पूछा, बच्चों मैं अभी एक सवाल करने जा रहा हूं, जिसको भी जवाब आता है वो खड़ा हो जाए। तो एक बच्चा तुरंत खड़ा हो गया। मास्टर बोले मुझे सवाल तो पूछने दो। तो उसने क्या जवाब दिया मालूम है? मास्टर जी आप सवाल कुछ भी पूछो, जवाब तो मैं ही देने वाला हूं। मतलब उसे डर नहीं है। समझ में आया? क्यों? वो कैसे खड़ा हो गया? क्या, किस कारण? मूलाधार स्ट्रांग है, उसको डर नहीं है कि मास्टर कौन सा सवाल पूछेंगे और मुझे आएगा कि नहीं आएगा, वो जवाब आएगा कि नहीं, ऐसा डर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? उसका मूलाधार चक्र स्ट्रांग है, पृथ्वी तत्व स्ट्रांग है, इसलिए उसको डर नहीं है। बोला आप सवाल गुरुजी कुछ भी पूछो, जवाब तो मैं ही दूंगा। ये मूलाधार चक्र स्ट्रांग होने से, कहीं देखो आप कई ऑफिसेस में जाते हैं अपना कुछ काम लेके, है ना, गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाते हैं, अगर आपका मूलाधार, जनरली मूलाधार चक्र वीक है तो ढाढ़स होता है आपको दरवाजा खोलकर अंदर जाने का? होता है? इधर उधर घूमते रहते हैं। आज साहब का बोर्ड तो देख ली, साहब इधर बैठता है, लेकिन सिपाही नहीं है वहां पर, तो आने जा इधर उधर घूमते रहते हैं। आने जाने वाले को पूछते हैं आज साहब है क्या, अंदर साहब है क्या? मतलब वो भी अपने जैसा ही रहता है, मतलब हम जैसे उधर काम के लिए आए वैसे ही रहता है, लेकिन हम उसको पूछते हैं कि साहब अंदर है क्या, साहब को मिल सकते हैं क्या? उसका वहां सिपाही भी है, उसको भी डर के पूछेगा साहब को मिलना है, अंदर जा सकते हैं क्या? तो हम मूलाधार वीक होने के कारण हम वो साहस नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिसका मूलाधार चक्र स्ट्रांग है ना, वो धाड़ से दरवाजा खोलेगा और अंदर जाएगा, नमस्कार साहब, तो साहब भी उठ खड़ा होता है, साहब भी डर जाता है, साहब का भी मूलाधार वीक है। जो आदमी दरवाजा धाड़ से खोल के अंदर आता है तो वो साहब भी डर जाता है। मैं मेरा उदाहरण बताता हूँ, मेरा उस समय का उदाहरण बताता हूँ। मेरी केबिन का दरवाजा बार बार ऐसे कोई एक व्यक्ति खोल के देख रहा है, फिर मैं बोला, उसको चिल्लाया, क्यों रे भाई, ये ऐसा क्यों कर रहा है बार बार तुम, हाँ पागल जैसे क्यों कर रहा है? दूसरी बार एक व्यक्ति धाड़ से दरवाजा खोलकर आ गया, दूसरा व्यक्ति, मैं उठ खड़ा, बोला क्या क्या आपका काम है? मैं ही पूछा। तो समझ गए, मूलाधार चक्र स्ट्रांग होना ये अपने संपूर्ण जीवन की जरूरत है। डर नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का, आचार विचार व्यवहार उच्चार वाणी का डर नहीं होना चाहिए। अरे सादा बिच्छू देखो आराम से चलता रहता है, उसको किसी दुनिया का डर नहीं है, बिल्कुल, है ना। कुत्ता बिल्ली चूहा रात के अंधेरे में घूमते रहते हैं बिंदास, हम घूमते हैं क्या?
अरे 12 बजे 1 बजे अगर बिल्डिंग के नीचे आवाज आ रही है और हस्बैंड वाइफ दोनों भी वीक है और चुपके से हस्बैंड उठ के खिड़की खोल के देखने लगा तो वाइफ बोलते हैं अरे काय को मरते थे तो खिड़की बंद करो सो जाओ। अगर हस्बैंड मूलाधार स्ट्रांग वाला है तो सीधा दरवाजा खोलेगा और गैलरी में आएगा, अरे कौन है वे, अब सा आवाज देगा। समझ गया मूलाधार कितना जरूरी है अपने जीवन अगर सही ढंग से जीना है तो मूलाधार स्ट्रांग होना चाहिए। मूल आधार जो हमें डर से मुक्त करता है, साहस धाड़स और शौर्य देता है, शौर्य की भावना देता है। तो ये शौर्य की भावना देने से हम कभी दरिद्री नहीं बन सकते। हमें जीवन में कभी भी अन्न वस्त्र निवारा के बारे में किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। वो अपना उसके अंदर शौर्य की भावना होने के कारण वो कूद पड़ने की तैयारी है। कूद पड़ने की तैयारी क्या होगा देखा जाएगा, लेकिन इसमें मैं जाऊंगा और मैं सक्सेस भी होऊंगा, वो भाव रहेगा तो दरिद्री भी नहीं बन सकता है। ऐसे हम जो आहार ले रहे हैं, आहार कहाँ से आ रहा है? जो दाल रोटी खा रहे कहाँ से आ रहा है? वाणी के दुकान से नहीं आ रहा है, पृथ्वी से आ रहा है। तो हमारे शरीर में भी पृथ्वी तत्व है कि नहीं? हमारे शरीर में भी पृथ्वी तत्व है। वो पृथ्वी तत्व अगर सही है तो भगवान ने ड्यूटी लगाई है हमारे संपूर्ण शरीर का पोषण, मतलब हमारे शरीर की समस्त जरूरतें यानी प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन वगैरह, विटामिन ए, बी, सी, डी, B12 वगैरह, ओमेगा 3 वगैरह सब देने की जिम्मेदारी किसकी लगाई है? पृथ्वी तत्व मूलाधार चक्र की। तो मूलाधार चक्र अगर हमारा सही है तो हमारे संपूर्ण शरीर का पोषण सही होगा। समझ में आ रहा है? शरीर का पोषण सही होगा। और जब शरीर की रिक्वायरमेंट पोषक तत्व बराबर मिल रहा है तो शरीर बीमार रहेगा क्या? बीमार हो ही नहीं सकता। तो यानी पोषक शरीर, अपने शरीर का पोषण करने की जिम्मेदारी भी मूलाधार पर है। पोषण करने की भी जिम्मेदारी मूलाधार चक्र के ऊपर है। फिर मूलाधार चक्र को आरोग्य संपन्न भी रखेगा ना, जब पोषक तत्व सभी मिल रहे हैं। हड्डी के लिए क्या चाहिए, मांसपेशियों के लिए क्या चाहिए, पूरे शरीर में कौन कौन से विटामिन कहाँ पर चाहिए, आँखों के लिए ए विटामिन चाहिए, ये सब की पूर्ति करने की जिम्मेदारी भगवान ने मूलाधार चक्र को दिया है। तो अगर वो पूर्ति हो रही है तो किसी अंग में कोई बीमारी आ जाएगी क्या? माने मूलाधार चक्र स्ट्रांग है तो वो तो दरिद्री नहीं बनेगा, आरोग्य संपन्न रहेगा, बीमार नहीं होगा। बीमार भी नहीं हो सकता है वो, क्योंकि पूरा पूर्ति हो रही है पृथ्वी तत्व से। तो इसलिए हमारा पृथ्वी तत्व स्ट्रांग होना जरूरी है। अब मिट्टी के अंदर कुछ चीज हमने डाल दी, कचरा, पाला, पेड़ पौधे का जो पाला वगैरह फूल डाल दिया और कुछ समय के बाद खोल दिया, तो वो मिलता है क्या? वो मिट्टी में एक रूप हो जाता है, मतलब शुद्धि हो गई पूरी। तो हमारे शरीर में मूलाधार चक्र अगर स्ट्रांग है तो शुद्धि कार्य, मतलब मलमूत्र द्वारा जो शुद्धि करना है, शरीर की शुद्धि पसीने के द्वारा, मलमूत्र द्वारा जो शुद्धि कार्य है वो भी पृथ्वी तत्व का कार्य है। तो हमारे शरीर का शुद्धि कार्य की जिम्मेदारी भी भगवान ने मूलाधार चक्र को दिया है। तो ऐसे अनेक कार्यों, मतलब मूल ढांचा, हड्डियों का ढांचा, मूल ढांचा क्या है? हड्डियों का ढांचा है कि नहीं? तो उसको स्ट्रांग रखने की जिम्मेदारी मूलाधार चक्र की है। ये हड्डियों में, ढांचा में हमारे दांत भी आते हैं, दांत भी हड्डी है ना। तो अगर मूलाधार चक्र स्ट्रांग है तो ये हड्डी, ये दांत भी नहीं गिरेंगे। आजकल देखो 50-55 के बाद दांत गिरना शुरू होता है कि नहीं, क्योंकि मूलाधार वीक है, दांत गिरने लगते हैं। अभी मेरे देखो सभी के सभी दांत बराबर है, 76 में बराबर है और 50 साल ऐसे ही रहेंगे, मतलब दांत गिरेंगे नहीं, क्योंकि हम मूलाधार चक्र को स्ट्रांग रखते हैं। बराबर, वो अपने हाथ में। ये बाल भी हड्डियों का ही एक भाग है, हड्डी का भाग है। तो आप समझ गए, जो बाल झड़ रहे, टक्कल हो रहा है, समझ लेना मूलाधार वीक है।
क्या है, मूलाधार वीक है। मूलाधार स्ट्रांग है तो बाल नहीं झड़ेंगे, बाल सफ़ेद नहीं होंगे। तो ये भी हड्डी का भाग है, मतलब जैसे हड्डी है, दांत है, ये बाल है, ये हड्डी है, तो ये हमारा मूलाधार है। तो ये मूलाधार कब, मूलाधार चक्र स्ट्रांग होने से ना हमारी हड्डियाँ कमज़ोर बनेगी, ना हमारे दांत पर गिरेंगे, ना हमारे बाल गिरेंगे, ना बाल सफ़ेद होंगे। देखो हमारे ये आदरणीय शरद जी है ना, ये कलर नहीं लगाया, मैंने कलर लगाया। इन्होंने, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता हूँ, इन्होंने कलर नहीं लगाया। 65 में ओरिजिनल बाल है उनके। तो किसका कारण है, बोला है, अरे भाई मूलाधार चक्र स्ट्रांग है, इस कारण बाल का सफेद नहीं होते हैं, बाल झड़ते भी नहीं है। अभी मेरे तो सब मतलब 50 तक तो हमने कुछ किया ही नहीं था, खाओ पियो मजा किया, इसलिए हमारे बाल तो सफेद हो गए। लेकिन तब से प्राणायाम किया तो कम से कम गिरना तो बंद हो गया। अभी 100 साल तक नहीं गिरेंगे। लेकिन हमारे शरद जी के ओरिजिनल बाल है, मुझे भी पता नहीं था, मैं बोला मतलब जब कलर करते हैं ना तो कभी कभी तो सफेद दिखता है कि नहीं, कभी कभी दिखता है सफेद, इनके कभी सफेद दिखते ही नहीं है। मैं बोला ऐसा कौन सा कलर लगाते भाई, हाँ, क्यों कभी भी, अभी देखो कलर लगाया मैंने, 15 दिन में थोड़ा थोड़ा सफेद सफेद दिखना लगता है, इनका कभी दिखाई नहीं दिया। तो मैं बोला भाई कौन सा कलर लगा, बोले वही कलर ही नहीं लगाता हूँ, ये ओरिजिनल बाल है। तो ये अभी देखो उनके बाल अभी कभी सफेद नहीं होंगे, क्योंकि मूलाधार स्ट्रांग होने से बाल सफेद होना या बाल झड़ना नहीं होता है। तो कई सारे ये काम गुरुजी के सानिध्य में सीख रहे हैं हम लोग। मूलाधार चक्र स्ट्रांग होना कितना जरूरी है, समझ में आया क्या? हमारा हमें सुरक्षा का भाव, साहस, धाड़स, शौर्य का भाव होना, शरीर का पोषण, आरोग्य संपन्न शरीर रखना, शरीर का शुद्धि कार्य, ये पूरा के पूरा संपूर्ण शरीर जो महत्वपूर्ण कार्य है भगवान ने अपने मूलाधार चक्र को दिया। तो मूलाधार चक्र उसके कार्य के लिए जो भी एनर्जी चाहिए वो प्रकृति से अवशोषित करता है। जैसे अपना पपीता का बीज अवशोषित करता है, वैसे अपना ये मूलाधार चक्र प्रकृति से अवशोषित करता है एनर्जी, और उस एनर्जी को अपने शरीर के लिए और जीवन को संचालित करने के लिए उपयोगी बनाता है। तो ऐसे अलग अलग कार्यों, अभी मूलाधार का कार्य समझ गए ना, शरीर को सुरक्षा देना, शौर्य, धाड़स, शौर्य की भावना देना, पूर्ण सुरक्षा, पूर्ण पोषण, आरोग्य संपन्न रखना, शरीर का शुद्धि कार्य, ये सब अपने मूलाधार चक्र में आता है। मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र स्ट्रांग करने के लिए जो हमने किया, अभी पाचन को ठीक रखना है। क्या करना है? पाचन को ठीक रखना है। पाचन जैसे ठीक होगा हमारे शरीर में ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन का सप्लाई सही होगा। एक एक सेल के अंदर ज्वलन होगा, एनर्जी निर्माण होगी, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होगी, और पूरा शरीर का ताना बाना जो है वो स्ट्रांग बनेगा। और उससे भी मैं आपको, अच्छा हुआ आपने बताया, आपको अगर मूलाधार चक्र स्ट्रांग रखना है, अभी अपना जो हुआ है उसमें थोड़ा ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा सुधार हो सकता है। लेकिन अगर आपके बच्चों को, नाती पोती को अगर मूलाधार स्ट्रांग रखना है और वो शौर्यवान, धाड़स ऐसा बंदा बनाना है, तो आप उनको मैदानी खेल खेलने दो। जो बच्चे, छोटे बच्चे से लेकर 15 साल तक जो बच्चे हैं, उनको मैदानी खेल ज़्यादा खेलने दो। मैदानी खेल जितना ज़्यादा खेलेंगे उतना मूलाधार चक्र स्ट्रांग होगा। मूलाधार चक्र स्ट्रांग होना ये पूरा जीवन भर का कार्य नहीं है। अब ये अगर बिल्डिंग आपने 4 माले की बिल्डिंग बनाई है, उसी हिसाब से पाया बनाएंगे नहीं। अभी बाद में 20 साल के बाद बोलेंगे अभी ऊपर हम 25 माले चढ़ाएंगे, होगा क्या? मतलब पहले से होना चाहिए।
तो अगर बच्चों का मूलाधार चक्र स्ट्रांग करना है और वो जीवन भर साहस, धाड़स और शौर्य का काम करे, उच्च कोटि का जीवन प्राप्त करे, तो आज ही ठान लो अपने बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, मान लो कि 5 साल से 15 साल तक, उनको ज़्यादा मैदानी खेल खेलने दो। अभ्यास की रट में मत लगाओ, क्योंकि ये 15 साल के अंदर जो अभ्यास होता है, उसके मार्क्स होते हैं, उसके ऊपर बहुत सा डिपेंड नहीं होता है। आगे वाला डिपेंड होता है मूलाधार चक्र कितना एक्टिवेट है, स्वादिष्ठान चक्र कितना एक्टिव है। कई बच्चों के देखो स्मार्ट बच्चे जन्म देंगे ना, स्मार्ट मतलब बचपन में उसको सब कुछ पता रहता है, बचपन में सब कुछ पता रहता है, बड़ों जैसी बातें करता है। एक जगह पर हम गए तो एक छोटी सी स्कूल है, 25 के विद्यार्थी है खाली, छोटे छोटे। तो उसमें एक बच्चा है, वो मास्टर जी बोले ये बच्चा पागल है। मैं बोला क्यों पागल है? बोले अभी ये है तो 10 साल का है, लेकिन गांव में जितने भी 50 के ऊपर वाले लोग हैं, उसके साथ उसकी दोस्ती बनती है, उसके नीचे वाले दोस्ती नहीं बनती है। मैं बोला भाई पागल वो नहीं, पागल आप हैं। वो ऑलरेडी सब कुछ एक्टिव है उसका, मतलब वो स्मार्ट बच्चा है, वो मतलब इतना एक्टिवेट है कि 50 साल की उम्र की जो व्यक्ति जानता है, पहचानता है, वो ताकत उसके पास है। तो वो पागल नहीं है कि वो छोटे बच्चे से उसका मेल मिलाप ही नहीं है। छोटे मास्टर कुछ सिखाता है तो उसको पहले से बोलता है, वो बोलता है ये पागल है, मैं सिखाने शुरू कर दिया, वो आगे वाला ही बोल देता है। तो सब उसका भरा पड़ा है, ओके, सब कुछ भरा पड़ा है अंदर, भगवान ने डाउनलोड किया है। लेकिन उसके लिए शिक्षा ही चाहिए ऐसा नहीं है। आप योग साधना से अगर हमारे सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक करेंगे, अपने आप बाहर आ जाएगा। अभी आप देखा ये जो शास्त्र अलग अलग लोगों ने शोध लगाए ना, इंजन का शोध लगाया तो इंजन का लिटरेचर था क्या? उसको बुक्स थे क्या? बुक्स। एरोप्लेन का शोध लगाया तो बुक्स थे, पहले भगवान ने कुछ डाल दिए थे बुक्स। वो अंदर से आया कि नहीं? अंदर से आया। तो अंदर सारा भरा पड़ा है, खाली हमारे सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होना है, और उसके लिए हमारे शरीर का पाचन ठीक होना जरूरी है। पाचन जैसे ठीक होगा, हमारे शरीर की एक एक सेल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा, और हम ज्ञानवान, बुद्धिवान, गुण कौशल्यवान, सब कुछ हमारे पास अंदर भरा पड़ा है, वो एक्टिव होगा और हमें उपयोगी बनेगा। ओम सभी। देखिए